चलिए, हम लोग लास्ट कई दिनों से रिवीजन कर रहे होंगे। एग्जाम बहुत पास है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एवरी रिवीजन वीडियो आई एम सेइंग, पर आप नहीं सुन रहे हैं। एक बूस्टर रिवीजन वीडियो बोल के ना, बहुत सारे वीडियोस हैं, 3 या 4 बूस्टर रिवीजन वीडियोस आपके बड़े सिलेबस को समेटने में बहुत हेल्प करेगा। अब लोग आरटीपी का मैंने एक वीडियो लिंक भेजा था, आप टेलीग्राम में देखिएगा। उसमें ना नए नए क्वेश्चंस जो आए थे मैंने वो सॉल्व करके दिए थे एंड आई एक्चुअली फील सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इवन इन द कमिंग टर्म। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, ये एक एमटीपी मुझे दिखाई दिया। इस एमटीपी ये 2025 अप्रैल का रिलीज्ड एमटीपी था। तो मैं इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस यहां पर दिखलाना चाह रहा हूं कि अप्रैल 2025 के एमटीपी में भी कुछ नया क्वेश्चन दिखाई दिया है। वैसे मैंने एक मार्क्ड पीडीएफ में क्वेश्चन और आंसर मार्क करके डाला है। मेरे मार्किंग से क्यों पढ़ना चाहिए कि कौन से पॉइंट पर क्या मार्क्स है, कौन सा आपका मिस ना हो, ऑल दोज थिंग्स यू विल बी एबल टू सी। तो आइए सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं हम लोग, दैट इज, ये दोनों बहुत सिंपल है, हमारा ऑलरेडी आपके संग किया हुआ है। बट ये जो क्वेश्चन 1A है एंड 1B मैंने डू लिखा है, नॉट सेड इट इंपॉर्टेंट, डू लिखा है क्योंकि इनके आंसर का पैटर्न देखना। जैसे जब मैंने आंसर एनालाइज किया ना आपके लिए, आई जस्ट शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बोल रहा था। आंसर ना, आंसर इज आई थिंक दिस वन, यस। आप आंसर देखोगे कि मैंने आंसर में पूरा पार्ट्स को मार्क करके, फर्स्ट बेसिक लॉ इज एक्सप्लेन, देन एक्सेप्शंस, डोंट मिस द की वर्ड्स। तो आप इससे जब पढ़ोगे ना मेरे मार्किंग वाले से, तो आपका बेटर होगा, इंस्टेड ऑफ जस्ट रैंडमली ओपनिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट बुक एंड जस्ट टर्निंग द पेजेस। सो डोंट मिस इट, ओके। तो चलिए हम आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं, दैट इज द फर्स्ट वन। Parasnath Infrahite Limited is a public company having 215 members, of which 20 members were employees in the company during the period 1st January 22 to 30th January 24। तो मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया दिखाने के लिए, 1st January 22 से लेकर 30th June 2024 तक के एम्प्लॉइज थे। They were allotted shares in Parasnath Infrahite Limited on 1st April 2018, which were held by them till today. Now the company wants to convert itself into a private company. तो क्या उनको नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस करने पड़ेंगे? बिकॉज प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? इफ यू रिमेंबर, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज मैक्सिमम 200 एंड इट एक्सक्लूड्स employee members and ex-employee members. What do you mean by employee members? That those employees were allotted shares during the employment. Ex-employee members का मतलब क्या होता है? Those employees were allotted shares during the employment. Their employment came to an end, but they still continue to hold the shares. तो अब यहां पर देखो, employment 1st June 2022 से 30th June 2024 है, पर इनको अलॉटमेंट तो पहले हुआ है। तो तुम्हारा वो लाइन था, those employees are excluded who were allotted shares during the employment। तो एम्प्लॉयमेंट पीरियड के प्रायर जब शेयर्स अलॉट हो गया और बाद में आपकी एम्प्लॉयमेंट लगी है और आप बोलोगे हम भी तो एम्प्लॉय भी हैं, शेयर होल्डर भी हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है व्हेन दे वर अलॉटेड शेयर्स, वर दे इन एम्प्लॉयमेंट, वो चीज आपको यहां पर चेक करना है। तो इस केस में ऐसा नहीं है। तो ये जो 215 मेंबर्स है, आपको लगा था हम ये 20 माइनस कर देंगे तो 195 आ जाएगा, ये रॉन्ग है। दिस विल नॉट बी रिड्यूस्ड, इट विल बी अ पार्ट ऑफ दीज 215 and therefore now they have to reduce, क्योंकि इनका ऑटोमेटिक वो रिडक्शन एग्जेम्पशन के कारण नहीं हुआ है। तो इन्होंने आंसर में क्या किया, हाउ द आंसर वाज डिजाइन्ड, इफ आई शो यू द इंस्टीट्यूट्स आंसर, इन्होंने पूरा प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपके पास टाइम कम हो ना, तो मैंने आपको बताया वो ऑन द स्पॉट आपको पेपर का लेंथ देख कर डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप इतना पूरा लिखने की जगह सिर्फ 200 वाले को एक्सप्लेन कर सकते थे। अगर यही क्वेश्चन में बदमाशी में 2 या 3 मार्क्स का दे दूं तो पूरा डेफिनेशन आप नहीं लिख पाओगे। और इन द प्रेजेंट केस में जो मेन लाइन है, ये वाला लाइन जो है, आप अपने पेज नंबर 2 में मार्क पीडीएफ भी ग्रुप में डाला हूं, ये वाला कंक्लूजन और एनालिसिस, दिस वाज द मेन लाइन। ये पता है क्वेश्चन किसकी तरह सिमिलर है? जगन्नाथ ऑयल मिल्स बोल के क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने कई बार क्लास में भी करवाया था डेफिनेशन वाले चैप्टर के पीडीएफ के एंड में, वो वाला केस स्टडी, और ये बहुत सिमिलर है। आइए द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे लगता है आपको मिस नहीं करना चाहिए,
बाकी जो दोनों क्वेश्चंस हैं इसके लिए पूरा मैंने हेल्पिंग टूल लिख दिया, ये मेरे क्लास में भी सेम क्वेश्चंस करवाए हुए थे. Now, एक typical question. Rahul and Kapil are partners in the firms. Is it visible? Yeah. Rahul and Kapil are partners in the firm Saxena Marble House. Rahul purchased 100 shares of a reputed company in his name, but he made the payment from firm's account. वो अपने नाम में शेयर्स खरीद लिया कंपनी के, सॉरी, फर्म के फंड से. राहुल डिड नॉट कंसेंट टू कपिल. राहुल ने परचेज कर लिया शेयर्स अपने नाम में. He did not consent to Kapil before acquiring of shares. Now, whether the shares purchased by Rahul constitute the property of the firm, तो यानी सोचिए एक बोरिंग कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म पर यहां पे केस स्टडी बना के दे दिया है. एंड व्हाट विल बी योर आंसर इफ राहुल डेबिट्स हिमसेल्फ इन द अकाउंट बुक्स ऑफ अ फर्म एंड बिकम अ डेटर टू द फर्म, तब क्या होगा? तो देखिए आपको मैं आंसर दिखलाता हूं हाउ दीज आंसर्स आर डिजाइंड. बेसिकली ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू. एमटीपी के सोल्यूशन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 के आसपास था ना शायद. Yes. According to section 14, the property of the firm includes, so you have to learn this definition. मतलब ये हमारे बुक में भी था, ये inclusive concept है. Basically, all assets and property which are brought in the common stock as the contribution to business. यानी कोई contribution partner लेके आता है वो property of the firm है. All property acquired, okay, purchased by the firm and in the course of the business of the firm. Goodwill of the business, ये भी property of the firm है. So ये definition आना चाहिए, learn करिएगा. The property includes all property brought into the common stock as contribution to common business. Property purchased by the firm. Language मिला? हाँ ठीक है. अच्छा अभी तो ठीक ही. So property purchased by the firm and in the course of business of the firm. तो बोलते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी फर्म के पैसे से प्रोक्योर हुई है वो माना जाएगा फर्म ने परचेज किया है. तो ये लैंग्वेज दिख रहा है, प्रॉपर्टी जो कंट्रीब्यूशन के रूप में आई है, ये लैंग्वेज यूज करिएगा जो लोग घर से क्लास कर रहे हैं. ये लोग मिस कर रहे थे आंसर पढ़ने के बावजूद. या परचेज बाय द फर्म, परचेज्ड बाय द फर्म, और परचेज बाय द फर्म डीम्ड माना जाता है अनलेस कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स. ये कब होता है? इफ यू आर एक्वायरिंग विद द मनी ऑफ द फर्म. अगर फर्म का पैसा लगा हुआ है तो ये डीम्ड माना जाएगा. So in the given case, Rahul and Kapil are partners, and without the consent of Kapil, Rahul purchased so much, but he made the payment from firm's account. तो मेरी बात वापस सुनो. प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या आएगा? प्रॉपर्टी विच यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड, प्रॉपर्टी परचेज बाय द फर्म एंड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द बिजनेस, एंड प्रॉपर्टी acquired with the money of the firm is deemed that you have acquired it for the firm. याद रखिएगा, आते हैं. एंड अगर राहुल खुद को डेबिट कर ले, then shares will not be deemed to be the property of the firm, they will be the personal property of Rahul. So this is actually uncommon. इसीलिए बोलते हैं कि MTP RTP के अच्छे क्वेश्चंस देखने चाहिए. अभी याद करो, contribution is your partnership, contribution is partnership. जो आप परचेज करते हो वो माना जाएगा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी. एंड परचेज करना मतलब अगर आप अक्वायर किए हो फर्म के पैसे से तो माना जाएगा परचेज हुआ है. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन.
जब भी एमटीपी आरटीपी करो ना, मेक अ हैबिट ऑफ अंडरलाइनिंग, एनालाइजिंग, लर्निंग। लोग एमटीपी आरटीपी का मतलब समझते बस देखते रहो वीडियो, काम हो जाएगा, नेवर। नेक्स्ट देखो, एक और आपको अनकॉमन क्वेश्चन मैं दिखलाता हूं। सो दिस वाज, ऐसा कुछ अनकॉमन नहीं है बट थोड़ा जिसमें आपको लगेगा कि हाँ ये मेरा उतना होल्ड नहीं है जिस क्वेश्चन पर। ये तो नॉर्मल है, डॉक्टर ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और पे क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल, डॉर्मेंट कंपनी पे क्वेश्चन, हर जगह आरटीपी में भी था। एजेंसी बाय इमरजेंसी भी सुना होगा आपने, कि वो जो आपका ट्रैवल एजेंट है वो आपके सामान एप्पल वैप्पल को बीच में बेच रहा है क्योंकि सामने रास्ता टूटा हुआ है, वरना आपका सब कुछ सड़ जाता। तो एज एनी मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू इन हिज ओन केस, ही ऑल्सो डिड इट। नाउ एक और एक एनआई एक्ट का अनकॉमन क्वेश्चन है, explain the concept of presentment for payment and what are the consequences of non-presentment. You must do this question. और एक क्वेश्चन है 5A, पहले 5A पढ़ लेते हैं, 5A and then 6. This is also I'm saying to be good question. ये सेम आने के चांसेस हो सकते हैं। 5A पढ़िए प्लीज ऑल ऑफ यू। Mr. Shankar sold 1000 kgs of wheat to Mr. Ganesh on credit of 3 months. Wheat was to be delivered after 10 days of contract. ठीक है। After 5 days of contract, friend secretly informed friend of Shankar that Ganesh की हालत खराब है, वो डिफॉल्ट कर सकता है। On this information he applied the lien. पहले तो आपको राइट ऑफ लियन का मतलब याद है कि you will retain the possession. आप सामान अब रिलीज नहीं करोगे, पर आपको ना ये सब क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, आपको पहले उसका थ्योरी सोचना चाहिए कि राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कब हो सकता है। सर जब क्रेडिट पीरियड ओवर हो जाए, या हमने तो क्रेडिट में बेचा ही नहीं था, कैश सेल की बात थी, अब वो बेटा पैसा नहीं दे रहा है। या एक और थर्ड केस है कि क्रेडिट पीरियड ओवर नहीं हुआ है बट द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, वहां पे भी एक कंडीशन हो सकता है। तो पहले तो यहां बात हो रही है कि राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज हो सकता है। और एक केस है, what will be your answer if Ganesh became insolvent within 5 days of the contract? ये जो है he may default in payment. This doesn't prove that buyer has become insolvent. But actually में अगर वो insolvent होता as per the second part of the question, क्योंकि लियन के 3 ग्राउंड्स थे कि तीनों में से कोई एक हो जाए, कई बार तो तीनों के तीनों कंप्लाई को करने होते हैं, पर यहां पर था राइट ऑफ लियन कैन बी एक्सरसाइज इफ एनी ऑफ द 3 हैपेंस। क्रेडिट पीरियड में था पर क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया, ऐसे करके और भी जो ग्राउंड्स थे। सो व्हाट विल बी योर आंसर इफ गणेश became insolvent within 5 days of contract? तो लेट अस सी, यहां पे हम आंसर देखेंगे। पहले गणेश वाला वेरी गुड क्वेश्चन था, बुद्धि यूज हुआ है। पहले देखो यहां पर अनपेड सेलर, इन्होंने 7 मार्क्स का था तो अनपेड सेलर का डेफिनेशन दे दिया जिसका कोई भी पार्ट ऑफ प्राइस पे नहीं हुआ हो या बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया हो बट वो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड हो गया। उसके बाद देखोगे आप यहां पर राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ लियन में और कंडीशंस थे। कैश सेल में बात हुआ था, क्रेडिट अगर एक्सपायर हो गया हो तो मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं, अगर क्रेडिट एक्सपायर नहीं हुआ हो तो मैं क्रेडिट लियन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। और बायर बिकम्स, एक वर्ड और आया, इंसॉल्वेंट। तो यहां पर ही वॉज एन अनपेड सेलर, इवन दो ही वॉज एन अनपेड सेलर, बट वो इंसॉल्वेंट वाले क्राइटेरिया में भी नहीं आता और क्रेडिट पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है। तो शंकर हैड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस ऑफ सप्लाइंग 1000 kgs ऑफ व्हीट। बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था ना ये, कि उसके वो 1000 kgs उससे सप्लाई करने ही पड़ेंगे, कोई रोक नहीं सकता था। आपको लगा होगा ये कहानी सुन के नहीं रोकना चाहिए, रोकना चाहिए, अरे यार तुम इमोशन पे मत फंसो। लॉ क्या बोलता है यहां पर, जब तक क्रेडिट पीरियड ओवर ना हो जाए राइट ऑफ लियन हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या कैश सेल की बात थी, क्रेडिट की तो बात ही नहीं थी, या बायर इंसॉल्वेंट हो जाए। ये फ्रेंड से जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन बस मिला है कि यार नहीं भी दे सकता है, दिस डजंट सपोर्ट द फैक्ट कि आप इंसॉल्वेंट होगे। एंड अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता गणेश, before the delivery of wheat, Shankar had the right to apply the lien and he could withhold the delivery. Did you understand everyone? ये right of lien और ये सारी बातें समझ में आई? चलो, very good. नेक्स्ट देखोगे आप यहां पर, ये राइट ऑफ लियन का अच्छा क्वेश्चन है, लियन, वेरी गुड क्वेश्चन।
तो जहां मैंने इस टाइप के ग्रीन या फ्लोरेसेंट लगाए हो दोस क्वेश्चंस यू मस्ट डू। वैसे आप देखोगे एक अच्छा क्वेश्चन है ना ये का, ये सेम आ सकता है बिकॉज पिछली बार एक क्वेश्चन आया था रूल्स रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन व्हेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड। यहां पे देखो क्या हुआ है क्वेश्चन 6 से, ये हम लोग ये एमटीपी में मार्क्ड पीडीएफ टेलीग्राम में भी डाला हूं, तो सिर्फ जहां जहां नए क्वेश्चन है मैंने वहीं आपका टाइम इन्वेस्ट कराया अननेसेसरली अपनी वीडियो क्लास को बस लंबा करने के लिए या व्यूज बढ़ाने के लिए मैंने पूरा यहां सोल्यूशन नहीं दिया। देयर आर वेरी डायरेक्ट क्वेश्चंस आल्सो इन दिस चैप्टर इन दिस टेस्ट पीडीएफ। सचिन हजार के जो शुगर लाया ऑन 3 month क्रेडिट, सचिन ने प्रॉमिसरी नोट दिया है सौरभ को आफ्टर 3 months। ओके, अब हुआ क्या देखो, ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी प्रॉमिसरी नोट वाज डिसऑनर्ड। अब सौरभ फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट, यानी कि सूट अमाउंट के बारे में क्वेश्चन है कि सूट अमाउंट क्या होगा ऐसे केसेस में। सौरभ फाइल्ड अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट प्लस फीस ऑफ एडवोकेट पेड बाय हिम फॉर डिफेंडिंग द सूट। तो तुमको एनआई एक्ट के प्रोविजंस को रेफर करते हुए बताना है कि जब डिसऑनर होता है तो जिसको बिल मिलने वाला था या प्रॉमिसरी नोट सौरभ को मिलने वाला था, तो वो इंसान क्या रिकवर कर सकता है, जो अमाउंट था प्लस द फीस ऑफ एडवोकेट प्लस कॉम्पनसेशन के जो रूल्स थे उसमें था 18% इंटरेस्ट पर एनम। कहां से लेंगे, फ्रॉम द डेट ही वाज सपोज्ड टू पे एंड टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। तो कहां लिखा हुआ ये सब क्वेश्चन पर, instead of asking you directly rules relating to compensation they have asked a good question यहां घुमाकर कि कैसे होगा ये। तो इसीलिए बोलते हैं एमटीपी आरटीपी का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, वरना एग्जाम में सब कुछ नया लगेगा। अपने जो कंप्लेन नहीं करते हैं हमारी स्पीड कम हो गई, बिकॉज बहुत सोचने में आपका टाइम जा रहा है। पहले से इतना प्रैक्टिस रहेगा तो सोचने का शक्ति, आपका टाइम जो स्पीड नॉट शक्ति, शक्ति तो बढ़ेगी बट टाइम आपका कम लगेगा एंड आप पेपर कंप्लीट कर पाओगे। लुक एट द स्क्रीन्स, पढ़ के देखो। द कॉम्पनसेशन पेएबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाय एनी पार्टी लायबल टू होल्डर विल बी डिटर्मिन्ड बाय फॉलोइंग रूल्स। होल्डर को क्या मिलना चाहिए, अमाउंट के साथ एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इट। लैंग्वेज मिला, where the person resides at a place different from that at which it was payable, place where the instrument was payable and the place the person who is duties there, they are residing in different place. The holder will receive the sum at the current rate of exchange between these two places. Holder अलग जगह है, जो दे रहा है वो अलग जगह है। इंस्ट्रूमेंट पेबल होल्डर वाले एरिया में अलग रेट ऑफ एक्सचेंज है कंट्री में, और आप जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अलग है, तो आपका जो कन्वर्जन होगा इस रेट पे होगा। एन इंडोर्सर who being liable has paid the amount due on the same, अगर किसी इंडोर्सर ने इस अमाउंट को पे कर दिया है तो वो इंडोर्सर रिकवर करेगा इंटरेस्ट एट 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल द रियलाइजेशन टुगेदर विथ ऑल एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय डिसऑनर। लैंग्वेज पढ़ के मिल रहा है। तो यहां पर सौरभ क्या क्या रिकवर कर सकता है पढ़ के देखना, अगर वो आगे इंडोर्स भी कर दिया हो तो वो और कैसे फंस सकता है। 18% पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल द रियलाइजेशन टुगेदर विथ ऑल एक्सपेंसेस कॉज्ड बाय डिसऑनर। रीड द लैंग्वेज, स्पेंड योर टाइम कि होल्डर क्या रिकवर कर सकता है ऐसे सिचुएशन में। स्टार्ट रीडिंग। वीडियो पॉज करके, मतलब ये क्वेश्चन इतना डेंजरस है मैं आपको बता रहा हूँ, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। रैंडम रीडिंग हम टीचर्स वीडियो दिखा देंगे, इसकी आपके लिए कुछ नहीं होगा। लर्न करना। जब ये रूल्स रिलेटिंग टू कॉम्पनसेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था ना, एक साल था जनवरी 2025 के एग्जाम में, मैंने मतलब 3 बार एग्जाम के 5 दिन पहले लिखा था हैव यू डन इट, सॉरी टू बॉदर, हैव यू डन इट। तो आपके एग्जाम में आप जब भी 1-1.5 साल बाद आप इस वीडियो को देख रहे हो और इसको यूज करोगे, आपके एग्जाम में देखोगे चाहे 26-27 इस पे एक केस स्टडी बन के आ जाएगा ये सेम वाला।
तो ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको टाइम लेकर बढ़िया से। ओके, वेरी गुड। तो ये आपका एमटीपी जो मैंने देखा, ये नए क्वेश्चंस आई सॉ इन योर एमटीपी, बाकी एकदम इजी है, फिर भी आप पढ़ सकते हो। अब जैसे है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, अगर आप पार्टनरशिप डीड में पहले से लिख दिए कि आप लॉस बेयर नहीं करेंगे तो आप नहीं करेंगे। देयर कैन बी केसेस वे पार्टनर बाय प्रॉफिट्स ओनली भी पिक्चर में आता है। आई जस्ट शो, यस, पढ़ के देखो। आप भी थर्ड पार्टी को लायबल होते हैं फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। थ्योरेटिकल सेंटेंस है, ऐसा कोई सच इंप्लीकेशन नहीं है। बाकी सारे पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिए थे। सिमिलरली आप देखोगे यहां पर एक क्वेश्चन मुझे और नया लगा, मतलब नॉट सो नया, बट इसमें आपको पहले पढ़ लेते हैं साथ में। दिस वॉज अ गुड वन, राइट ऑफ लियन, अच्छा क्वेश्चन था ये, कैसे घुमा के पूछा इन्होंने। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट अंडर सेक्शन 64। What is the concept of presentment for payment and what are the consequences of non-presentment? तो presentment for payment को इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आप देखोगे सेम भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को, जस्ट अ सेकेंड। इट वॉज इन 5 आई थिंक ना, 5, 6, 7, yeah, 3, 4, yes. Look at the words. Promissory note, bill of exchange and checks must be presented for payment. किसको? To whom? आंसर में समझाना है। Promissory note में to the maker, bill of exchange में to the acceptor, check में bank of course, drawee. By whom? By the holder. So it is presented to whom? It must be presented for payment to the maker, acceptor, drawee. By whom? By the holder. Language मिला? In default, and what is the consequence अगर एक लाइन में बोलना हो, अगर आप नहीं प्रेजेंट करते हैं फॉर पेमेंट टू द मेकर, एक्सेप्टर और ड्रॉई, other parties are not liable to such holder. In default of such presentment, other parties are not liable to the holder. पढ़ के देखो अच्छे से। In default of such presentment, other parties are not liable to the holder. कि होल्डर की जिम्मेदारी थी कि इसको वो एक्सेप्टर के सामने ले जाता, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये होल्डर की जिम्मेदारी थी वो मेकर के सामने ले जाता, चेक के केस में आप ड्रॉई के सामने ले जाते, और अगर आप नहीं प्रेजेंट करते हैं द अदर पार्टीज आर नॉट लायबल। Where promissory note is payable on demand and is not payable at a specified place, no presentment is necessary in order to make the maker liable. समझ में आ रहा, मेन ये एस्पेक्ट है। फिर यहाँ पे कुछ ट्रंकेटेड चेक और इलेक्ट्रॉनिक चेक का ज्ञान दिया हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट लिख देना। पर ये अनकॉमन क्वेश्चन एक बार देखा हुआ होना चाहिए। तो मुझे पर्सनली लगता है ये कॉम्पनसेशन के ऊपर कोई स्टेप, वो कॉम्पनसेशन वाला क्वेश्चन से केस स्टडी आएगा। प्रेजेंटमेंट इनका एक फेवरेट क्वेश्चन है, यहां से आएगा। एंड इस बार वो डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ आ सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक, ये भी आपके देखे हुए हो सकते हैं। उसके अलावा ये यहां पर मत, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल गुड क्वेश्चंस आई डिड विथ यू। हाँ, ये एक अनकॉमन क्वेश्चन है, इसको भी गुड लिख देते हैं। What documents and information is filed with ROC for registration of a company? ऐसे हमने क्लास में स्पाइस प्लस वो डॉक्यूमेंट्स के नाम पढ़े थे ना, INC 32, 33, 34, 35, एजाइल प्रो, वो सब तो हाई फाई कॉन्सेप्ट्स है जो इंटर लेवल के मैंने आपको फाउंडेशन में बता दिए थे। पर यहां पर है ना एक तो इनके फाउंडेशन लेवल का आंसर भी दिया हुआ है, दैट व्हाट डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन इज फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, तो वो भी देखोगे। फिर एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का क्या डिफरेंस है मैनेजमेंट में, स्ट्रक्चर में, डिस्कस दीज डिफरेंसेस इन डिटेल। तो सारे डिफरेंसेस बताओगे, बट स्पेसिफिकली इनका स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट बताओगे। तो एक मिनट में दिखला देता हूं आपको, देखो
LLP एंड LLC, तो इसका इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर में से LLP एग्रीमेंट होता है, यहाँ कंपनीज एक्ट होता है एंड इट इज गवर्न बाय एक्ट. डिफरेंस नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है. 7 यहाँ कौन मैनेज करता है? पार्टनर्स भी करते हैं, डीपीज भी करते हैं. तुमको लगेगा सिर्फ डीपीज मैनेज करेगा, नहीं. डीपीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंसेस, पर मैनेजमेंट दूसरे पार्टनर्स भी कर सकते हैं, और यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहा है. तो पीपल इफ दे फॉरगेट दीज पॉइंट्स ना, लाइबिलिटी, यहाँ पर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन. विलफुल फ्रॉड के केस में, एलएलपी केस में भी जब विलफुल फ्रॉड होता है तो फ्रॉडस्टर पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है. याद आ रहा है? तो ये लाइंस जरूर से देखना डिफरेंस में, वरना लोग बोलते हैं आता आता सब कुछ है पर एग्जाम में लिखने के समय भूल जाते हैं. इसलिए क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में स्पेशली मैंने जितने मार्क्ड पीडीएफ मैंने एमटीपी आरटीपी के भेजे ना, वो आपको जरूर से करना चाहिए. सो दिस टेक्स केयर. व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर गिवन फॉर इनकॉर्पोरेशन, यहाँ तो बुकिश आंसर भी मैंने भेजा है मार्क करके, वो भी नजर डाल लेना. रेस्ट आई थिंक इस चैप्टर से सब कुछ मैनेजेबल था, और बाकी जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया मैंने उनके आंसर्स में भी की पॉइंट ऑलरेडी मार्क कर दिया. दैट यू शुड नॉट मिस, बिकॉज जितना आप रिवाइज करोगे ना उतना बेटर रहेगा. ओके, सो एक बार हम पॉज करते हैं, यहां तक सारे आपके हो चुके हैं. जब तक रीडिंग करो क्वेश्चन ए रोमन 1 का, बहुत अच्छा रहे लगता है टॉपिक. सॉरी फॉर द साउंड, टॉपिक लगता है बहुत धमाकेदार है. विल रिजॉल्व दिस, वेट. सो व्हाट आई वाज सेइंग, So what I was saying that in this entire process आपने देखा होगा कि हमने अच्छे क्वेश्चंस ये MTP अप्रैल 2025 का सीरीज 1 वाला MTP अभी हमारा डिस्कस हो गया. तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ बूस्टर. नाउ अब जनवरी 2025 इसके MTP में भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, तो एक बार हम ये भी अब एक डिस्कस कर लेते हैं. जनवरी 2025 यहाँ पर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन थे. जैसे एक क्वेश्चन, ये सीरीज 1 है, जनवरी 25 का, बट इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का. तो ये पीडीएफ भी आपके पास गया होगा ऐसे मार्क करके, ताकि आप सामने रखें, एंड यू कैन इंक्रीज द वीडियो स्पीड टू 1.5 इफ यू हैव लेस टाइम, पर आइडिया जरूर लीजिए व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस. नाउ ये क्वेश्चन 1 है, पहली बार आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत लंबा लगेगा, आप डर जाएंगे. मैंने क्या किया, इसमें कीवर्ड्स तो अंडरलाइन किए ही हैं, और यहाँ हेल्पलाइन लिखा हुआ है, इट्स बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. तो व्हाट यू शुड डू, आप एक बार इस 1A में ये पढ़ लीजिए, जल्दी से पढ़ लीजिए. स्टार्ट रीडिंग, पढ़ना शुरू करिए. राहुल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है. ही विजिटेड द स्टोर टू बाय अ वाटर प्यूरिफायर प्राइस्ड एट 54,000. ही स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड राहुल कि मेरे को ना एक प्यूरिफायर देना फॉर विद अ कॉपर फिल्टर, एज पंकज वांटेड टू बाय द प्यूरिफायर ऑन क्रेडिट विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग इन सो मेनी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स. एक लंबा वो दिया हुआ है. तो जो घर पर कर रहे हो ना, वीडियो एक पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना. यहाँ पे मैं मानूंगा कि मैंने टाइम पॉज का दे दिया, तो मैं पॉज करने का टाइम नहीं दे रहा हूँ. Now, सूरज जो है ना वो पंकज के लिए गारंटर बना है फॉर पेमेंट ऑफ वाटर प्यूरिफायर. राहुल सोल्ड पंकज वाटर प्यूरिफायर फॉर स्पेसिफिक ब्रांड. पंकज मेड 4 installments and after that he became insolvent. With reference to Indian Contract Act, what is the liability of Suraj as a guarantor to pay the balance price of water purifier to Rahul? What is the liability of Suraj as a guarantor to pay the balance price of water purifier to Rahul? सूरज की क्या लाइबिलिटी होगी? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए का यहां पे, यू नो व्हाट हैपेंड, कि लाइबिलिटी ऑफ गारंटर इज ऑलवेज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द मेन बोरोअर. जब तक वो लायबल है तब तक ये भी लायबल है. व्हाट विल बी योर आंसर इफ राहुल सोल्ड द वाटर प्यूरिफायर मिसरिप्रेजेंटिंग इट एज अ कॉपर फिल्टर व्हाइल इट एक्चुअली हैज अ नॉर्मल फिल्टर? Neither Pankaj nor Suraj was aware of this fact, and upon discovering the truth, Pankaj refused to pay the price. In response to Pankaj's refusal, Rahul filed the suit against Suraj, the guarantor. Did you get this? In response to Pankaj's refusal, Rahul filed the suit against Suraj, the guarantor. Explain with reference to Indian Contract Act whether Suraj is liable to pay the balance price of water purifier to Rahul. Did you get the words?
नाउ वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे देखो एक पार्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ है, जब कोई गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल की जाती है तो वो गारंटी में आपका रिवोकेशन भी लग जाता है। Neither Pankaj nor Suraj was aware of this fact. On discovering, Pankaj refused to pay the price. In response to Pankaj's refusal, Rahul filed the suit against the guarantor. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट अगर सेम क्वेश्चन भी आ जाए ना तो बड़ी बात नहीं होगी। आई विल शो यू द सोल्यूशन। एक सेकेंड, सोल्यूशन अभी हम मिलके देखते हैं। आई थिंक द वीडियो इज प्लेइंग। या MTP2 आ गया, ये मुझे 1 चाहिए। यस देखो इसमें बहुत सारे नए क्वेश्चंस थे। आई हैव सीन माई सेल्फ ऑल्सो। पहले तो डेफिनेशन ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, ये डेफिनेशन तो नहीं देने से भी चलेगा। वाह, ये जो लाइन मैंने बोली यहाँ पर भी है। तो देखो, सिंस पंकज फेल टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, गारंटर हैज टू पे द बैलेंस प्राइस। जो भी बैलेंस प्राइस है वो देना पड़ेगा। फिर आपको एक कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कितना बैलेंस प्राइस है। पर अगर मिस प्रेजेंट करके अगर बेचा गया है राहुल के द्वारा, तो where guarantee has been obtained by mispresentation made by the creditor or with his knowledge concern, and it's a material part of the transaction, such guarantee is invalid. तो सूरज कैन नॉट बी हेल्ड लायबल टू पे द बैलेंस प्राइस। यानी कि आपने गारंटी ऑब्टेन किया है बिकॉज क्रेडिटर ने एक मिस प्रेजेंटेशन किया था अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। Such guarantees become invalid. Otherwise, what is happening? यहाँ पे देखो मेन एस्पेक्ट क्या है। आपको पहले तो ये मेन लाइन है, लाइबिलिटीज को एक्सटेंसिव अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। फिर आपने कैलकुलेशन दिखा दिया। एंड ये वाली लाइन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि अगर गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से हासिल की गई है रिलेटिंग टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रेडिटर के द्वारा कोई मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, ऐसे सिचुएशन में आपकी गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। तो इसका इंपैक्ट भी बताओगे। सूरज को फिर आप नहीं पकड़ सकते। सूरज कौन था? सूरज वॉज द श्योरिटी। ऊपर वाले सिनेरियो में आप सूरज को पकड़ सकते थे बैलेंस अमाउंट देने के लिए। तो आइए क्वेश्चन को अब वापस देखते हैं एक बार, अगर आप उस समय कुछ ट्रैक खो गए थे इसमें कि हाउ द क्वेश्चन वाज डिजाइन। लुक हियर, 54,000 का वाटर प्यूरिफायर है। राहुल सोल्ड वाटर प्यूरिफायर पंख 4 इंस्टॉलमेंट्स, 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। मतलब क्या हुआ? 5,000 इंटू 9। नहीं, 54,000 लिखा है क्या? 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आप दोगे। 9 6,000 into 9. Yeah. Suraj came forward and Pankaj made the payment of 4 monthly installments. यानी अभी भी कितने बचे हुए हैं? 5 बचे हुए हैं। 6,000 into 5 बचा हुआ है। तो उसकी लाइबिलिटी अब कितनी बची हुई है? 30,000 की बची हुई है। बिकॉज 9 इंस्टॉलमेंट में आने वाला था, 4 इंस्टॉलमेंट आ गया, तो ये जो 5 नहीं आया ना, तो ये अब इसकी लाइबिलिटी है। अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इससे आपका पूरा क्या है ना, पढ़ा हुआ इंप्लीमेंट हो गया, आप उसको अप्लाई कर सके। तो दिस वाज फ्रॉम जनवरी 25 MTP1, अ गुड क्वेश्चन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो लैंग्वेज पे भी कमांड आया। तो इसीलिए MTP RTP ऐसे बस रैंडम रीडिंग करके नहीं जाना चाहिए, आपको तोड़ तोड़ के क्वेश्चन के सब पार्ट्स, कैलकुलेशन समझने चाहिए। नाउ व्हाट एल्स? नाउ इस ये क्वेश्चन 1 भी है इन जनवरी 25 MTP सीरीज 1 है ना, अभी ये MTP सीरीज 1 चल रहा था। यहाँ पे व्हाट डिड वी सी कि एक होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी का है ना, एक पहले अपना डायग्राम एनविसार्च कर लेना बना के, एंड देन यू हैव टू डिफाइन होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट। काम हो जाएगा, नॉट वेरी टेक्निकल, बट वाज अ गुड क्वेश्चन। आप अच्छा यूज कर पाए नॉलेज यहाँ पर। नेक्स्ट देखोगे एक्सपल्शन पे, that if a partner is otherwise expelled, matlab expulsion is null and void, 4 marks, the partner who is expelled will cease to be liable to the third party for the acts of the firm done after expulsion. कमेंट करने बोला है, 2 मार्क्स। तो ये आपको शायद याद आना चाहिए, जब तक पब्लिक नोटिस ऑफ एक्सपल्शन नहीं दी जाती है वो लायबल रहेगा इवन आफ्टर द डेट ऑफ एक्सपल्शन। एंड इफ अ पार्टनर इज अदरवाइज एक्सपेल्ड, द एक्सपल्शन इज नल एंड वॉइड। तो इसमें आप ग्राउंड्स ऑफ एक्सपल्शन बताइए, और अगर फॉलो नहीं होंगे तो वो नल एंड वॉइड होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन का पढ़ लेना अच्छा था। क्वेश्चन 2A,
2B, दोनों गुड लिखा है मैंने, दोनों क्वेश्चन आप एक वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। बाकी यहां से कुछ खास मुझे नहीं दिखाई दिया। 3A का रोमन 1 पार्ट इजी था, 1 पार्ट ट्रिकी था। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावाइज, ये सेम क्वेश्चन सितंबर 2024 के असली एग्जाम में भी आया था, मेरे बूस्टर सेशन में भी था। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि आप अल्ट्रावाइज बोरोइंग्स लेते हैं, बट उस बोरोइंग से यूज हो रहा है कंपनी के लॉफुल डेट्स चुकाने में, तो उसके लिए तो कंपनी फिर लायबल रहेगी, एंड जहां बाकी आपने डाइवर्जन किया उसके लिए कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कॉमन सील सुना आपने? कॉमन सील लगाना पड़ता है, पर क्वेश्चन में एक लाइन लिखा था कंपनी इज ऑप्टेड नॉट टू हैव कॉमन सील। तो अगर कॉमन सील नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील लगाना जरूरी नहीं है, वहां फिर 2 डायरेक्टर्स साइन अगर कर देंगे तो भी चलेगा। तो इन क्वेश्चंस को भी मैं दिखलाऊंगा आपको। वैसे को श्योरिटीज के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, वेरी गुड क्वेश्चन ऑन को श्योरिटीज, ए रोमन 1, ये भी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ये भी जरूर करना, बहुत अच्छा आपका इससे रिवीजन होता है। प्रोसीड्यूर ऑफ मेकिंग लॉ, ये आरटीपी में भी आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ, रीड इट वंस, एंड बाकी यहां पर सब इजी है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं वापस शुरू से। 2A रोमन 1, आशीष अ ट्रेडर, मैं कौन सा पढ़ रहा हूं वापस बताता हूं। आई एम डूइंग जनवरी 25 में एक रिलीज हुआ था, मतलब दिसंबर 24 में बना था सीरीज 1 जनवरी 25 के एग्जाम के लिए। क्या लिखा है देखो, आशीष ट्रेडर डिलीवर्ड द कैमरा टू मोहन, तो मैंने ए से एम बनाया, ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। मोहन डिलीवर्स टू राज बट ऑन कैश बेसिस ओनली। Afterwards, Raj gave it to Vikash on sale or return basis without paying cash to Mohan. Camera which was in possession of Vikash was lost by theft, though he exercised due care for safety. Analyze the situation and tell whether Mohan, Raj or Vikas are jointly or severally liable to pay to Ashish. Ashish किससे पैसा लेगा? Ashish मोहन से लेगा, because मोहन ने transaction adopt कर दिया by selling it further. अब आशीष को उन लोगों से मतलब नहीं, आशीष जो पैसा लेगा वो सिर्फ मोहन से लेगा, मुझे ये लगता है। आप वीडियो पॉज करके वापस क्वेश्चन पढ़ना, पर आंसर में आप देखोगे कि यहां पर व्हाट इज द राइटिंग पैटर्न ऑफ द आंसर, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। ये आशीष मोहन वाला जो किस्सा है ना, ये देखो, एक तो मैंने लीगल पोजीशन बताया, when you do something to the good which is equivalent to accepting the goods, ये वाला पॉइंट आया। property passes to Mohan, Raj delivered to Vikash on sale or return, ये सब ज्ञान दिया हुआ है। पर देखो ओनरशिप पास ही नहीं हुआ राज को, so R is not liable to pay the price of the camera either. Vikash did not accept the goods and camera was lost by theft. Vikash is also not liable for the price. मोहन इकलौता लाइबिलिटी है, ऐसे भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मोहन की ही इकलौती लाइबिलिटी आएगी, आगे किस किस के पास है उसको देख के डिसाइड नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट सोचो, मैंने तुमको दिया सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे, मैं तुम जिस जिस ग्राहकों को बेचा हूं मैं उनसे जाके क्यों लूंगा? अंडरस्टूड? पक्का ना? अब यहां पर एक अनकॉमन क्वेश्चन अभी आप देखोगे, दिस इज अगेन लिटिल अनकॉमन वंस, ये भी अपना उसका है सेल ऑफ गुड्स का, वीडियो पॉज करके पढ़िए। आकाश ने वरुण को भेजा है, मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए, वरुण ने सार्थक को दिया। ऑन रीचिंग द गुड्स एट द डेस्टिनेशन वरुण डिमांडेड द डिलीवरी, बट ट्रांसपोर्ट कैरियर उसको बिना मतलब का मना कर रहा है, नहीं देंगे। ही फेल टू डिलीवर टू सार्थक, अब वरुण सार्थक को नहीं दे पाया, वरुण को बहुत लॉस लग गया ट्रांसपोर्टर के कारण। तो आकाश केम टू नो अबाउट दिस, ही डायरेक्टेड चिराग, जो ट्रांसपोर्टर था ना, कैरियर वाला का मिस्टेक हो रहा है यहां पे। व्हाट इज हैपनिंग? लाइबिलिटी ऑफ कैरियर फॉर रॉन्गफुल डिलीवरी, लाइबिलिटी ऑफ कैरियर फॉर रॉन्गफुल डिलीवरी। सो इस सिनेरियो में वेदर आकाश हैज अ राइट टू स्टॉप गुड्स इन ट्रांजिट, हो सकता पर उसकी कंडीशन समझाओगे। वेदर वरुण कैन क्लेम द लॉस सफर्ड ड्यू टू नॉन डिलीवरी फ्रॉम आकाश, ये भी पढ़ के देखो।
दो पार्ट है, whether Akash has the right to stop the goods in transit. Another part, whether Barun can claim loss suffered due to non-delivery from Akash. तो आइए मिलकर देखते हैं. इसमें देखो दो पार्ट है. यहां पर अभी just we did it. Yes. When the carrier wrongfully refuses to deliver, the right of stoppage in transit is lost and transit comes to an end. ये मेरे बुक में भी था ना, cases in which transit comes to an end. पहले आपने वो बताया. When buyer suffers losses due to non-delivery, he can sue seller for damages on account of non-delivery. तो वरुण नॉन डिलीवरी का चीज आकाश से मांग सकता है अगर बायर या उसके एजेंट के द्वारा कोई नॉन डिलीवरी हुआ है कोई भी कारण से. He can sue seller for damages on account of non-delivery. पढ़ के देखो. बट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट यहां पे नहीं हो सकता. आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट चाहते तो थोड़ा डिस्क्राइब कर देते, बट उससे भी आपको बताना पड़ेगा व्हेन स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड. व्हेन स्टॉपेज इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट कि आखिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म कब होता है. व्हेन द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स. पक्का याद रखना. तो इनडायरेक्टली व्हाट इज हैपनिंग, हम क्वेश्चन आंसर सिर्फ अच्छे अच्छे जहां जहां नए टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं वो रिवाइज कर रहे हैं, बाकी यहां पर कुछ नहीं है. ये पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल का केस है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का क्वेश्चन था और ये शेयर सर्टिफिकेट. तो आइए सीधा आंसर में टेक्निकल पार्ट दिखा देता हूं. शेयर सर्टिफिकेट में कॉमन सील लगाते हैं, पर अगर कॉमन सील आपके यहां है ही नहीं तब आप कॉमन सील क्यों लगाओगे, तब लगाने की दरकार नहीं है आपको. तो ये कहां लिखी हुई थी, आई जस्ट शो इट टू यू. ये MTP1 का ही सोल्यूशन ही चल रहा है अभी भी, मैं आपको अभी दिखा देता हूं. जस्ट अ सेकेंड. I'll just show it to you. Wait. अच्छा यहां पर देखोगे आप ट्रांजैक्शंस विथ वेजरिंग ट्रांजैक्शंस बट नॉट वॉइड. यानी व्हाट आर वेजरिंग ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट वॉइड. वेजरिंग है पर वॉइड नहीं है. एक में देखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वेजरिंग ट्रांजैक्शंस बट नॉट वॉइड. गेम्स ऑफ स्किल या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस वेयर डिलीवरी ऑफ गुड्स और शेयर्स आर इंटेंडेड टू बी टेकन और डिलीवरी. चिट फंड ऑल्सो डजंट कम विद इन द स्कोप ऑफ वेजरिंग अग्रीमेंट. ये पढ़ा हुआ होना चाहिए. ये अनकॉमन क्वेश्चन है, सेम आ जाएगा कि कुछ वेजरिंग ट्रांजैक्शंस का लिस्ट बताइए विच आर नॉट वॉइड. तो अनलेस यू हैव प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन विद मी आपको याद नहीं आएगा. फिर एक क्वेश्चन हमारा यहां पर आया था अभी अभी, एक क्वेश्चन हम लोग जिसको एक्चुअली में सॉल्व करना चाह रहे थे. विच वाज दैट क्वेश्चन, ये शेयर सर्टिफिकेट वाला ना. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट. मैं आपको 3 का लास्ट पार्ट एक बार दिखलाता हूं. कॉमन सील वाला पार्ट जो है ना, पढ़ के देखिए. अगर हमारे यहां कॉमन सील नहीं है तो शेयर सर्टिफिकेट में 2 डायरेक्टर्स साइन कर सकते हैं या और 1 डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी वेयर एवर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी. अगर हमारे यहां कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी 2 डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो साइन. तो हमारे इस क्वेश्चन में व्हाट हैपेंड, इन लोग कॉमन सील रखे ही नहीं थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर कॉमन सील नहीं है तब लगाना जरूरी नहीं. अगर कॉमन सील होता तो कॉमन सील को अफिक्स करना कंपलसरी होता. एंड अब जब कॉमन सील है ही नहीं तो भी लॉ में लिखा है एनी 2 डायरेक्टर्स कैन साइन द शेयर सर्टिफिकेट और 1 डायरेक्टर प्लस 1 CS इफ द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ कंपनी सेक्रेटरी. सिमिलरली यहां पर देखोगे डॉक्टर ऑफ अल्ट्रा वायर्स हमने ना बोरोइंग उठा लिया था. क्वेश्चन में आया था 4 करोड़, कितना करोड़, मतलब कुछ बहुत ज्यादा पैसे उठा लिए थे. फिगर्स में क्वेश्चन पेपर में देख लूंगा. इसमें से क्या हुआ था, कुछ तो कंपनी के बिजनेस के लिए यूज हो गए. तो ऐसे वाले के लिए कंपनी कैन नॉट डिनाई द रीपेमेंट. इट वाज यूटिलाइज्ड फॉर द बिजनेस पर्पसेस डिस्पाइट द अल्ट्रा वायर्स नेचर ऑफ लोन. ऑल्दो लोन जिस तरीके से आपने उठाया वो गलत था, पर अगर आपने अपने ही बिजनेस में यूज कर लिया है वो वाली लाइबिलिटी डिनाई नहीं होगी. पर जो पैसा ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है, कहीं डाइवर्जन एंड साइफनिंग अवे ऑफ फंड्स हुआ, यानी फंड्स को आपने गबन किया है, उसके लिए
कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है। तो ये सुना हुआ होना चाहिए, इट्स अ गुड वन। वरना यूजुअली क्या होता है, जैसे हम देखते हैं इतना तो अनऑथराइज लोन था, इसको वॉइड बोल दो, पर उस अनऑथराइज तरीके से जो आपने लोन लिया है उससे अगर कंपनी के बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, देन द थिंग्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट आप देखोगे पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। इसमें क्या हुआ था, साहिल को मैंने बोला कि मैं ही पार्टनर हूं और साहिल ने क्रेडिट दे दिया। अब साहिल ने माधव को कुछ बोला है तो गौरव इज नॉट लायबल टू माधव फॉर द लाइबिलिटीज इनकर्ड बिकॉज इंफॉर्मेशन कि वो जो रॉन्ग चीज बोल रहा था गौरव की मैं पार्टनर हूं, उसने साहिल को दिया, साहिल ने किसी के साथ सप्लाई कर दिया, तो दैट इज नॉट फॉलिंग विद इन द एम्बिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। याद आया आपको पार्टनरशिप बाय स्टॉपल में? ये हमने सितंबर 24 के पेपर में भी ऐसे सेम क्वेश्चंस देखे थे। नाउ आफ्टर दिस I also saw that there is MTP2. एक बार MTP2 में जो जनवरी सीरीज का एक MTP2 था, उसमें भी कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने को दिख सकते हैं। मेजॉरिटी वर इजी। एक मेरे को दिखा है क्वेश्चन 1C, अभी पढ़ोगे, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा देखने लायक है। फिर फॉरेन LLP के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दिया मेरे को, दिस वाज 3A रोमन 1 वाज गुड। एजेंसी के ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन था, रिवोकेशन ऑफ एजेंसी के ऊपर, 4A रोमन 2। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे इजी सिंपल क्वेश्चन है, वो भी कर लोगे। दिस इज अगेन गुड, ये हर साल ही आता है इनका, पिछले साल भी आया था। एजेंसी के ऊपर एक वापस कमेंट टाइप का क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो गुड। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एक नॉर्मल फेमस क्वेश्चन है। आइए तो एक एक करके ये देख लेते हैं। तो दिस बूस्टर सेशन, ये एक सेट ऑफ गुड क्वेश्चन, अनकॉमन क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से, वो यहां पर हम कर रहे हैं। बट अगेन आई एम सेइंग बूस्टर एक तो था ए मिनी मैराथन केस स्टडीज दैट क्रिएट्स हेल्प, आपके लिए एक बहुत बड़ा मैजिक होता है, बहुत बड़े सिलेबस को आप याद कर सकते हो। ये जो नए गंदे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सेम एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। नाउ लेट अस डू, ये हम लोग कहां पर है, MTP जनवरी 25 सीरीज का 1 का C का ये वाला क्वेश्चन। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन, पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट रीडिंग। State the modes by which a partner may transfer his interest in the firm in favor of another person and what are the rights of such a transferee। अब इस क्वेश्चन में क्या था, राइट्स ऑफ ट्रांसफरी हम सबको आता है, बट ये एक सेकेंड पार्ट थोड़ा सा अलग दे दिया तो बच्चे डर गए। आई जस्ट शो इट टू यू द सोल्यूशन। आई थिंक दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। देख लेते हैं अभी, हाँ इसी में है। Yes. The share is transferable. The share in a partnership firm is transferable by sale. Language दिख रहा है? Mortgage. ये words use करोगे आंसर में। और otherwise, इन तीनों तरीके से हो सकता है ना। Rights of the transferee during the continuance, what he cannot do. अब मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस, अकाउंट की बुक्स ऑफ द फर्म कुछ नहीं देख सकते हो, उनको सिर्फ अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर मिलेगा जो अग्री किया गया है। ही कैन नॉट चैलेंज द अकाउंट्स, बट आफ्टरवर्ड्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म और रिटायरमेंट ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, देन व्हाट विल हैपन, द ट्रांसफरी विल व्हाट हैव फॉलोइंग राइट्स to ascertain the share of assets of the firm to which transferring partner was entitled, and for ascertaining the share he will demand account के copies from the date of dissolution। dissolution के दिन से वो account की copies मांगेगा ताकि वो share निकाल सके। तो this is a tough question, आने के अच्छे चांस है, मैं बार बार बोल रहा हूं। लैंग्वेज वापस प्रैक्टिस कर लें कि ट्रांसफरी जो है वो शेयर कैसे ट्रांसफर करेगा, बाय सेल, मॉर्गेज और अदरवाइज।
The rights of such a transferee are as follows. During the continuance, transferee क्या क्या नहीं कर सकता. On the dissolution, transferee क्या क्या कर सकता है. पढ़ के देखो please. Start reading. During the continuance, transferee is not entitled to interfere with the conduct, require accounts, inspect books, and on the dissolution or on the retirement, transferee will be entitled to do the following. पढ़ के देखिए. जब बंद होगा ना तो वो अपना शेयर पता लगाने के लिए, शेयर ऑफ एसेट्स पता लगाने के लिए ही विल बी डिमांडिंग अकाउंट की कॉपीज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. पक्का से प्रैक्टिस करना. पक्का एवरीवन, वीडियो पॉज करके करिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे मार्क्स कटेंगे. से मैंने बहुत एक्सपीरियंस से सारे क्वेश्चंस को निकाले जहां जहां बच्चा गलती कर सकता है राइटिंग पैटर्न में. आफ्टर दिस, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, जिसमें से एक पॉइंट आया है यहाँ पर. फॉरेन एलएलपी में आप क्या लिखोगे? बच्चा डर गया, सर फॉरेन एलएलपी में क्या लिखूंगा? आंसर पढ़ के देखो. तो मैं वो क्वेश्चंस निकाला हूं जहां आप, मुझे पता आप गलती करोगे. अब नहीं करोगे. फॉरेन एलएलपी जो इंडिया के बाहर बनी है पर इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस हो, मतलब डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर टू फॉरेन कंपनी. तो एक बार देखा हुआ होना चाहिए था, अदरवाइज आप एग्जाम में इसको नहीं लिख पाते. तो यू मस्ट हैव सीन इट वंस. इट इज रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया. फॉरेन एलएलपीज कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन कंपनी. ये भी पॉइंट बताओगे आप. ध्यान से देखो. तो आज हम लोग वो चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जहां हमारी गलतियां हो सकती थी. एंड फॉरेन एलएलपी कैन बिकम अ पार्टनर इन इंडियन एलएलपी. अब जैसे कमेंट आ गया था, एलएलपी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. व्हाई इट इज आर्टिफिशियल पर्सन? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस. क्योंकि इसका जन्म थोड़ी हुआ, एक लीगल प्रोसेस से इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है. दैट इज व्हाई वी कॉल इट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. पढ़ लेना पैराग्राफ. म्यूचुअल एजेंसी यहां नहीं होता है. नो पार्टनर इज, दे आर नॉट म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर, दे आर ओनली पार्टनर्स ऑफ एलएलपी. एंड नो पार्टनर कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाय हिज एक्ट्स. एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. कहां लिखा हुआ है ये चीज? Section 2 of LLP Act makes a body corporate under this act and is having a separate entity distinct from its partners and it shall have perpetual succession. So you say any change in the partners of LLP will not affect its rights and liabilities of the LLP. It's a separate legal entity distinct from its partners. ये सब words देखो. तो इसलिए छपे हुए क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से, और वो भी ऐसे पढ़ने से, तुम प्रिंट आउट लो, उसको लिखो, और वैसे तो आप पास टाइम नहीं होगा, तो मैंने सारे पीडीएफ आपके लिए मार्क कर दिए यहां पर. एवरीवन ओके? चलिए गुड. तो हम वापस एक क्वेश्चन में चलते हैं कि और क्या नया क्वेश्चन दिखाई दिया. कम टू 3A रोमन 1. इट्स अ गुड वन. वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो ताकि टाइम बचेगा. PQR formed a partnership agreement to operate motor buses along specific routes for a duration of 12 years. After operating the business for 4 years, it was observed that the business incurred losses each year. Despite this, P is determined to continue. With reference to Indian part, can P insist to continue the business? देखो, इन लोग बिजनेस शुरू किए to operate motor buses. After operating the business incurred losses each year, यानी लॉस होते ही जा रहा है, फिर भी वो कंटिन्यू करना चाहता है. What are the options available to Q and R who don't want to continue the business? यानी वो डिसॉल्व करना चाहते हैं. यानी क्वेश्चन इज इनडायरेक्टली ऑन डिसोल्यूशन. अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहाँ पे इनडायरेक्टली ये डिसोल्यूशन पर खेल रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि हम डिसॉल्व कर दें, वो ही बेटर रहेगा. तो लुक एट हियर दिस एस्पेक्ट, आई विल जस्ट शो इट टू यू. इसके आंसर को देखो. 3 में कुछ है ना? यस. पढ़ के देखो. या तो डिसोल्यूशन हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, कुछ लिखा होगा पहले से. फिर देखोगे कोर्ट
मे एट द सूट ऑफ अ पार्टी डिसॉल्व द फर्म, अगर ऐसा लगे दैट फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट लॉस, इवन इन फ्यूचर अगर लॉस कोर्ट भी कन्विंस हो जाए कि लगातार लॉस हो रहा है, फ्यूचर में भी लॉस होगा, मे वर्ड मिला आपको, P wants to continue despite the losses incurred, but Q and R को अगर लग रहा है नहीं हम क्यों कंटिन्यू करें, लगातार 4 साल तो हो गए, सिर्फ 1 साल लॉस होने से नहीं होता, फ्यूचर में भी अगर हमको लॉस से ही कैरी होगा, then I can cancel it. So P can insist if the partnership agreement doesn't specifically provide such a right कि आप अचानक डिसॉल्व कर लोगे, तब P can insist. But what are the options available to Q and R? They can propose to P that partnership be dissolved by mutual settlement. If P agrees, it can be dissolved peacefully, amicably. And if P doesn't agree, then Q and R can approach the court. As I explained, कि court को आप बोलोगे कि ये dissolution by court का एक केस था. तो पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होगा, या तो सबके कंसेंट से या पार्टनरशिप डीड में कुछ लिखा हो, या इन लोग प्रपोज कर सकते हैं अगर नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है पढ़ के देखिए. वेरी गुड क्वेश्चन. यानी लॉस हो रहा है तो अब लॉस में भी मैं आपको बोल सकता हूं या वो दोनों प्रपोज कर सकते हैं कि हम लोग इसको बंद ही कर दें तो बेटर होगा. पढ़ के देखिए. स्टार्ट रीडिंग. उसके अलावा देन देयर आर अदर पॉइंट्स ऑल्सो. पक्का ना एवरीवन, इसको जरूर पढ़ना राइटिंग पैटर्न को. यानी डिसोल्यूशन ऐसे हम लोग को आता था पूरा, बट व्हेन वी वर डूइंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट देखो हम अटकने लगे. तो दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू टू इसको पढ़ सको. और मैं मार्क पीडीएफ इसलिए डाल दे रहा हूं कि आपको पूरा इसी से कहां कहां आपको फोकस करना है वो आप देख सके अच्छे क्वेश्चंस को. नेक्स्ट. अच्छा, इसमें 3 के बाद और कोई ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है. हाँ, एजेंसी का 4 रोमन 2 इज गुड. ठीक है अभी इसमें है 1-2 अच्छे क्वेश्चंस. मैं 3 के ए रोमन 2 में चला गया हूं. कम टू ए रोमन 2. Now this is again good. A and B ऑपरेट कर रहे हैं टेक्सटाइल. इज इट रीडेबल? या मर्चेंट बिजनेस इन पार्टनरशिप. A finances the business and is a sleeping partner. In the regular course, B acquires certain fabric belonging to C. However, B is aware that the goods are stolen property. Despite this knowledge, B proceeds to purchase and sell some of these stolen goods. Moreover, B records proceeds from these sales in the firm's books. Now, A wants to avoid the liability towards C on the ground of misconduct by B. तो क्या वो लाइबिलिटी को इस तरह अवॉइड कर पाएगा इस सिनारियो में? आंसर क्या लिखा हुआ है देखो. पहले तो इसमें आपने क्या समझाना है, इस पर्टिकुलर केस में एक पार्टनर जो है ना वो जानते हुए भी चोरी का माल वो खरीद ले रहा है. तो लिखा है एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन व्हाइल ही इज अ पार्टनर. Firm is liable to the same extent as the partner for any wrongful act of a partner while acting in the ordinary course and with the authority of partners. Firm is liable if a partner acting within his authority, purchase करना तो उसके पावर के अंदर था ही, he receives any money or property from a third party and misapplies it, or if in the course of the business receives money or property and misapplied तो firm की liability है. In the given case, both A and B are liable to C for the wrongful acts committed by B. A cannot avoid liability merely on the grounds that he is a sleeping partner. यानी डॉर्मेंट पार्टनर की लाइबिलिटी होती है, वो इस ग्राउंड पर बच नहीं पाएगा कि हम तो डॉर्मेंट पार्टनर है, हमको क्या पता. तो मेन आप लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर पर ये पॉइंट डाले हो. फर्म की लाइबिलिटी पे भी बताए हो कि फर्म भी लायबल होता है फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर. द पार्टनर वाज डूइंग दैट एक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विद द अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस थे उससे अलग पूछा है.
तो इसीलिए एमटीपी आरटीपी में ये वाला अप्रोच करना चाहिए. कई लोग क्या करते हैं, बस सारा रैंडम रीडिंग करते खुश होते हैं, हम 2 बार का एमटीपी कर लिया. दिस वाज अ गुड क्वेश्चन ऑन लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स के ऊपर. ओके, वेरी गुड. 4 का ए का रोमन 2, स्टार्ट रीडिंग इट एवरीवन. क्या आप एजेंसी क्रिएट करने के बाद रिवोक कर सकते हो? ये उसके ऊपर बना हुआ है. Ram directs Shyam to sell laptops for him and agrees to give Shyam 11% commission on the sale price fixed by Ram. ठीक है. As government put restriction on import of laptops, Rama thought that the prices might go up in future. He cancels Rama's authority for any further sale. Shyama, before receiving the letter at his end, sold laptops at the price fixed by Rama. Shyama asked for 11% commission on the sale of 5 laptops of 1 lakh each. Explain whether sale after revoking Shyam's authority, not Shyam's authority is binding on Rama, and क्या वो अपना कमीशन रिकवर कर पाएगा, ये भी आपको इसमें बताना होगा. कोई मिलने आया है? I'll come. जब तक आप डिटेल्स दे दीजिए उनको, पूरा डिटेल्स आप मेरे से ले लीजिए, सर आके बता रहे हैं. Next, sorry, we will be back. Yes, look here. तुम टर्मिनेट कर लियो, पर उसको टर्मिनेशन का पता ही नहीं है. तो यहां पे मजेदार बात है, रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी becomes effective only when it is communicated to and received. Since Shyam hasn't received any revocation letter at the time of selling laptops, sale is binding. चलिए ये लॉजिक तो एकदम सही है. एंड उसका कमीशन इनिशियल अग्रीमेंट में क्या था, 11% था. तो वो 5 लैपटॉप बेचा है, तो उसको मिलेगा 5 लाख का 11%. सो तुम टर्मिनेट कर दिया, बट टर्मिनेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय श्याम. तो जब तक उसको कम्युनिकेशन पता नहीं चला है, तो उसकी कोई गलती नहीं है. बिकॉज क्वेश्चन में क्या हुआ था, इफ यू सी, he revokes, but before receiving the letter he has sold. So revocation is not complete until he receives the notice of communication. पक्का ना? Good. 5 का A का रोमन 2, 6A, ये सितंबर 2025 में भी आया था, 24 में आया था. बाकी बहुत सिंपल है. कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल समझाने बोल दिए थे, वो भी सिंपल है. Come to this question, that is your question number 6 के अंदर B. Agent cannot personally enforce nor be personally bound, but there are some exceptions. मतलब एजेंट की कभी कभी पर्सनल लाइबिलिटी भी होती है, वो वाले एक्सेप्शंस है. एंड एजेंट कैन नॉट पर्सनली इन्फोर्स. तो ये कहां लिखा हुआ है? आई विल शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड. आप देखो यहां पर, I'll just show it to you. Yes. In the following cases, agent will be personally bound. कौन-कौन से cases हैं? When he works for a foreign principal, he does not disclose the name of his principal. Principal non-existent या incompetent. Agent exceeds authority. ये चारों cases पढ़ो कि agent की personal liability कब कब आती है पिक्चर में. ये चारों cases पढ़िए कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां एजेंट की पर्सनल लाइबिलिटी आती है. स्टार्ट रीडिंग. एजेंट इज वर्किंग फॉर अ प्रिंसिपल हु इज नॉट रिसाइडिंग इन आवर कंट्री, इज रिसाइडिंग अब्रॉड. एजेंट डजंट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इनकॉम्पिटेंट है. एजेंट इज एक्सीडिंग अथॉरिटी, तो फॉर दैट ब्रीच ऑफ वारंटी ही इज पर्सनली लायबल. चारों लिख लीजिएगा मेन एस्पेक्ट. डिलीवरी क्या होता है ना इंस्ट्रूमेंट में, बहुत जरूरी होता है, तभी नेगोशिएशन कंप्लीट होता है. डिलीवरी वॉलंटरी होना चाहिए एंड द इंटेंशन इज टू मेक दैट पर्सन द ओनर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट.
फिर यहाँ पे एक पॉइंट था, डिलीवरी नॉट ओनली एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन बट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. If a person makes the endorsement but the same could not be delivered, the endorser dies, the legal representative cannot negotiate the same by mere delivery. ये same question कहाँ आया था? In September 2024 and they repeat it very frequently. तो इसको भी एक बार देख लीजिए अच्छे से. PDF मार्क की हुई है आपके लिए बहुत अच्छे से. And do not forget the basics. जब कोई केस स्टडी आता है आप डर जाते हैं. बेसिक्स हमेशा क्या थे? पहले प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स को एनालाइज करना, फिर कंक्लूजन. कई बार क्वेश्चन बहुत लंबा है, आंसर बहुत लंबा है, टाइम कम है, तो फैक्ट्स को फिर आप खा जाइए, प्रोविजंस एंड कंक्लूजन कर दीजिए, तो भी ज्यादा फर्क मार्क्स कटने में नहीं आएगा, थोड़ा सा ही कटेगा. सो दिस वाज योर MTP सेशंस. बट आई एम टेलिंग यू, एग्जाम के एक दिन पहले कौन से वो काम करने हैं आपको. मिनी मैराथन के स्टडीज जो थे वो आपने ऑलरेडी देखा होगा. एक दिन पहले बूस्टर सेशंस बोल के वीडियोस हैं, मंगवा लीजिएगा यूट्यूब देखने के समय अगर नहीं मिल रहा हो. वरना टेलीग्राम में जो अपना प्लेलिस्ट रिवीजन में, उसमें नीचे में 3 बूस्टर रिवीजन मिलेंगे. उसमें नए नए क्वेश्चंस हैं. कंपनी लॉ के वो एंट्रेंचमेंट क्लॉज के क्वेश्चन देख लेना, PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन देख लेना. बट श्योरली आपको देखना चाहिए, अदरवाइज वहां पर आप नहीं कर पाओगे. ऑल द बेस्ट. फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप करिएगा. और अब हम जल्द मिलेंगे इंटर की तैयारी में. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय.